बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए उधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उधेड़ उम्र ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। हेडक्वार्टर से कॉल है बॉस। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मौदबाना आवाज सुनाई दी। ओह अच्छा, बॉस ने कहा और फोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। इस बटन के प्रेस होते ही कॉल डायरेक्ट हो गई थी। हेलो हेलो, P1 बोल रहा हूँ, बॉस ने तेज लहजे में कहा। हेडक्वार्टर फ्रॉम दिस एंड, नाम बताओ। दूसरी तरफ से एक मशीनी सी आवाज सुनाई दी। होपमैन, बॉस ने अपना नाम बताते हुए कहा। ओके, चीफ बॉस से बात करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज सुनाई दी। यस चीफ, मैं होपमैन बोल रहा हूँ, बॉस ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। होपमैन, पाकिस्तान मिशन के दौरान क्या किसी का बैज वहीं पे रह गया था? दूसरी तरफ से कहा गया तो होपमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके लहजे पर हैरत के साथ साथ परेशानी के तासुरात भी उभर आए थे। यस चीफ, जेम्स नंबर 12 ने मिशन मुकम्मल किया था। इसने रिपोर्ट दी थी कि इसका बैज अचानक समुद्र में गिर गया, जो बावजूद कोशिश के ना मिल सका। फिर कार्ल ने रिपोर्ट दी कि इसे पाकिस्तान से मुखबर ने इत्तला दी है कि जेम्स का बैज माही गिरों को समुद्र में बहता हुआ मिला था, जिसे वहां की एक मकामी लड़की ने इन माही गिरों से खरीदा है। इस पर मैंने कार्ल को हुक्म दे दिया था कि वो इस बैज को हर कीमत पर इस लड़की से वापस हासिल करे और विलिंगटन भिजवा दे। बॉस ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। फिर क्या रिपोर्ट है इस बैच के बारे में? चीफ ने पूरी तरह सर्द लहजे में कहा। अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली चीफ, बॉस ने कहा। सुनो, होपमैन, मामलात इंतहाई संजीदा हो गए हैं। पाकिस्तान में तुमने जो मिशन मुकम्मल कराया है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान बराह रास्त इन्वॉल्व थी। मुझे इत्तला मिली है कि वहाँ के एक मकामी आदमी जो कि मादनियात में अहदेदार है, इसने इस वारदात का शुबा पर्ल पायरेट पर जाहिर किया है और हुकूमत पाकिस्तान ने यह केस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को भिजवा दिया है। मैंने जो मालूमात इस सिलसिले में हासिल की हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इंतहाई खतरनाक और अहम तंजीम है और इसके क्रेडिट में बेशुमार ऐसे कारनामे हैं। खास तौर पर इसके लिए काम करने वाला एक आदमी अली इमरान तो पूरी दुनिया में इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। इस इमरान की मुलाकात इस ओहदेदार से कराई गई और इस ओहदेदार की फाइल इस अली इमरान के हवाले की गई है। इसके अलावा ये इत्तला मिली है कि एक मकामी लड़की वहाँ के माहीगीरों के सरदार से मिली है। ये वही लड़की है जिसने वो बैच माहीगीरों से खरीदा था। लड़की ने सरदार से ऐसी सीप के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की जिसकी मदद से आम मोतियों को बेशकीमत बनाया जा सकता है। इस माहीगीर सरदार ने इसे एक होटल के मालिक का पता बताया था और ये लड़की फिर इस होटल के मालिक से मिली। इस होटल के मालिक ने इसे पर्ल पायरेट के बारे में तफसील बता दी। इसके साथ ही लड़की गायब हो गई। इससे यही जाहिर होता है कि इस लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से होगा और वो इस बैच की मदद से पर्ल पायरेट के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। आपको ये सब इत्तलात कैसे मिल गई चीफ? बॉस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वहाँ हेडक्वार्टर का एक खास ग्रुप मौजूद है जिसकी ड्यूटी यही थी कि वो इस मिशन की मुकम्मल तकमील तक के बाद इस बात का पता लगाए कि वहाँ दोबारा पर्ल फार्मिंग की जा रही है या नहीं। हेडक्वार्टर का खास तरीका कार यही है, क्योंकि अक्सर जब फार्मिंग पकड़ ली जाती है तो फार्मिंग करने वाले आइंदा इस जगह की बजाय किसी दूसरी जगह फार्मिंग करते हैं। इस तरह हेडक्वार्टर बाखबर रहता है। जब वो फार्मिंग मुकम्मल होने वाली होती है तो हेडक्वार्टर इसके बारे में ऑर्डर कर देता है। ये ग्रुप इस ओहदेदार से मिला। पहली फार्मिंग भी इसी की वजह से हुई थी और इसी तरह ये वाली बात सामने आई और फिर इस ग्रुप ने इस औरत के बारे में मालूमात हासिल की। इसी ग्रुप को ये इत्तला मिली थी कि माहीगीरों ने तंजीम का बैच फरोख्त किया है। चुनाचा इस इत्तला पर मालूमात हासिल की गई तो इस लड़की का सरदार से फिर होटल के मालिक से मिलने की बात सामने आई। अभी थोड़ी देर पहले ही इस बारे में तफसीली रिपोर्ट मिली है। इसमें अहम बात बैच की है, क्योंकि बैच की मदद से ये लोग हम तक पहुँच सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं। चीफ ने तफसील बताते हुए कहा। यस चीफ, बहरहाल मैंने इस बैच की वापसी का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही ये बैच वापस मिल जाएगा, बॉस ने कहा। और अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने पर्ल पायरेट के खिलाफ काम शुरू कर दिया तो फिर? चीफ ने कहा। चीफ, सिर्फ बैच की मदद से वो किसी किस्म का कोई क्ल्यू हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं? बॉस ने कहा। सीक्रेट सर्विस के काम करने का अंदाज आम लोगों से हटकर होता है होपमैन। तुम्हारा आज तक ऐसे कामों से वास्ता नहीं पड़ा होगा, इसलिए तुम्हें इनके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से बहुत वास्ता पड़ता रहा है, इसलिए मैं इनकी कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ हूँ, चीफ ने कहा। यस चीफ, फिर जो आप हुक्म दें इसकी तामील हो की जाएगी, इसने जवाब देते हुए कहा।
तुम फौरी तौर पर अपने आप को और अपने ग्रुप को कैमोफ्लेज कर लो। आम और ओपन सरगर्मियां खत्म कर दो, क्योंकि ये सीक्रेट सर्विस हमारी तंजीम के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने फैसला किया है कि इनके मुकाबिल लॉर्ड ग्रुप को हरकत में ले आऊं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये लोग तुम तक ना पहुंच सकें, क्योंकि बैच तुम्हारे सेक्शन का है और लामहला वो इस सेक्शन के पीछे ही आएंगे। चीफ ने कहा। लेकिन कब तक ऐसा होगा चीफ? बॉस ने हैरान होते हुए कहा। जब तक इस सीक्रेट सर्विस या कम से कम इस इमरान का खात्मा नहीं हो जाता, चीफ ने जवाब दिया। ठीक है चीफ, आप बहरहाल बेहतर समझते हैं, जैसे आपका हुक्म, बॉस ने कहा, लेकिन इसका चेहरा बता रहा था कि इसे चीफ का फैसला पसंद नहीं आया। गुड होप, मुझे तुम्हारी यही फर्माबरदारी पसंद है। अब मेरी बात गौर से सुनो। आज तक हमारा सामना किसी सीक्रेट सर्विस से नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें इनके बारे में पूरी तरह इल्म नहीं है। लेकिन मेरी आधी से ज़्यादा उम्र सीक्रेट सर्विस टाइप की एजेंसियों में काम करते गुजरी है, इसलिए मुझे इनके बारे में सब मालूम है। मैंने मालूम कर लिया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दुनिया की खतरनाक तरीन सर्विस समझी जाती है, और ये अली इमरान इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट है। और अगर ये हमारी राह पर चल निकला तो पर्ल पायरेट का हेडक्वार्टर और इसके आदमी यकीनन ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसलिए मैंने मजबूरन ये फैसला किया है, बड़ी कुर्बानी से बचाने के लिए छोटी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। अगर तुम इस फर्माबरदारी का मुजाहिरा ना करते तो मैंने तुम्हें ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम पूरे सेक्शन को कैमोफ्लेज करके खुद हॉट पॉइंट पर पहुंच जाओ। चीफ ने कहा। यस सर। लेकिन सर, क्या ये लॉर्ड ग्रुप इन लोगों का मुकाबला कर लेगा? होपमैन ने कहा। हाँ, लॉर्ड ग्रुप इंतहाई खतरनाक ग्रुप है। इसमें दुनिया के माने हुए सीक्रेट एजेंट शामिल हैं। एक लिहाज से ये एक प्राइवेट सीक्रेट सर्विस है। ये लोग इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं। मैं इन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के खात्मे का टास्क दे दूंगा, और मुझे यकीन है कि ये जल्द अज जल्द इनका खात्मा कर देंगे। इसके बाद फिर तुम्हारा सेक्शन इत्मीनान से काम करता रहेगा। चीफ ने कहा। यस चीफ, होपमैन ने कहा। हुक्म की फौरी तामील करो, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो होप ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वो बाल बाल बचा था, वरना इसे मालूम था कि अगर चीफ इसके खात्मे का फैसला कर लेता तो वो दूसरा सांस ना ले सकता था। इसने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा कि अपने सेक्शन को किस अंदाज में कैमोफ्लेज करें कि दोबारा जब चाहे आसानी से इसे काम पर लगाया जा सके। टाइगर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, जबकि साइड सीट पर रोजी रॉस्कल बैठी हुई थी। टाइगर की कार इंतहाई तेजी से शहर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ब्लैटिक की कार और इसकी लाश उन्होंने वहीं जरई फार्म में छोड़ दी थी। जरई फार्म में लिबासों वाली अलमारी मौजूद थी, और रोजी रॉस्कल ने वहां से लिबास लेकर पहन लिया था। तुम टैक्सियों में सफर करती हो, कार क्यों नहीं खरीद देती? अचानक टाइगर ने खामोशी से बैठी हुई रोजी रॉस्कल से कहा। हाँ, मैं भी काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कार जा ही नहीं सकती। रोजी रॉस्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम किसी कुएं में रहती हो, या किसी मीनार पे कि कार वहाँ नहीं जा सकती? टाइगर ने हैरान होकर पूछा, तो रोजी रॉस्कल बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, और मेरा घराना जिस मोहल्ले में रहता है, इसकी गलियां इस कदर तंग हैं कि वहाँ कार दाखिल ही नहीं हो सकती। रोजी रॉस्कल ने हंसते हुए कहा। तो फिर तुम जेरे जमीन दुनिया में कैसे आ गई? गरीब घरानों की लड़कियां तो तुम्हारी तरह के काम नहीं करती। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसे भी तुम एक इत्तेफाक समझ लो। मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों एक बस एक्सीडेंट में हलाक हो गए। मेरे दो छोटे भाई थे जो अभी पढ़ रहे थे। घर का खर्च चलाने का कोई और रास्ता ना था, इसलिए मुझे मजबूरन मैंने एक फर्म में लेडी सेक्रेटरी की जॉब कर ली। लेकिन फर्म का बॉस इंतहाई अयाश तबीयत का आदमी था। इसने एक बार मुझे काम के बहाने ऑफिस में रात गए तक रोके रखा, और फिर इसने मेरी इज्जत पामाल करने की कोशिश की, तो मजबूरन मुझे इज्जत बचाने के लिए उसे हलाक करना पड़ा। इसने मुझ पर खंजर ताना था, लेकिन जिद्दोजहद के दौरान वो खंजर मेरे हाथ लग गया, और फिर मैंने इसे इस खंजर से हलाक कर दिया। लेकिन चौकीदार ने मुझे कत्ल करते देख लिया था, इसलिए मैं पकड़ी गई और फिर मुझे जेल भेज दिया गया। वहाँ मेरी मुलाकात एक आदमी ऑर्थर से हुई। ऑर्थर ज़ेरे ज़मीन दुनिया के एक ग्रुप का चीफ था। इस ग्रुप का काम किराए पर कत्ल करना था। ऑर्थर ने जब मेरी रोदात सुनी तो इसने मुझे अपनी बेटी बना लिया, क्योंकि इसकी बेटी मेरी उम्र की थी, जिसे इसके मुखालिफों ने हलाक कर दिया था। ऑर्थर एक मामूली जुर्म में खुद ही गिरफ्तार होकर जेल आया था, क्योंकि इसका एक मुखालिफ जेल में बंद था। वो इसे जेल में हलाक करना चाहता था, और इसने ऐसा ही किया, लेकिन किसी को मालूम ना हो सका। फिर ऑर्थर जेल से रिहा हो गया। इसे बाहर जाते ही इस चौकीदार को हलाक करा दिया, जो मेरे केस में चशमदीद गवाह था। इसके बाद आर्थर ने मेरी रिहाई की कोशिशें शुरू कर दी, और इसकी कोशिशों से मुझे रिहाई मिल गई, और मैं आर्थर की बेटी बनकर इसके साथ शामिल हो गई। आर्थर ने ट्रेनिंग दिलाई, और फिर मैं इसके ग्रुप में शामिल हो गई। यहाँ तक कि आर्थर जिंदा रहा,
मैं इसके ग्रुप में शामिल रही, लेकिन आर्थर की मौत के बाद ग्रुप खत्म हो गया, तो मैं फिर आज़ाद हो गई और फिर मैं अपने तौर पर काम शुरू कर दिया। इस तरह मैं रोज़ी रोस्कल बन गई। अपने दोनों भाइयों को मैंने आला तालीम दिलवाई और इन्हें मज़ीद तालीम के लिए एकेडमिया भिजवा दिया। वहाँ उन्होंने शादियाँ कर लीं और मुझसे इस बिना पर कतई ताल्लुक़ कर लिया कि मैं इनकी नज़रों में जुराइम पेशा और कातिला थी। हालांकि ये सब कुछ मैंने इनके लिए ही किया था। बहरहाल इसके बाद मैं आज़ाद हो गई, लेकिन मैंने वो घर नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे इस घर से बहुत मोहब्बत है और इस मोहल्ले के लोग बहुत नेक और शरीफ लोग हैं। रोज़ी रोस्कल ने पहली बार अपने मुतालिक तफसील से बताते हुए कहा, क्या इन्हें मालूम नहीं है कि तुम कातिला हो? टैगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मालूम है, और इसलिए वो मेरी बेहद इज्जत करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस शैतान को कत्ल किया है और ये इनके नज़दीक बहुत अहमियत की बात है। रोज़ी रोस्कल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम जब इस लिबास में वहाँ से निकलती होगी या वापस जाती होगी, तो क्या वो एतराज़ नहीं करते? टाइगर ने कहा, मैं सुबह मुँह अंधेरे वहाँ से निकल आती हूँ और रात को देर गए जाती हूँ, और अगर कभी मुझे देर हो जाए तो फिर मैं चादर ओढ़कर वहाँ से निकलती हूँ। रोज़ी रोस्कल ने कहा, तुम किसी कॉलोनी में कोठी भी लेकर तो रह सकती हो? टाइगर ने कहा, नहीं, मैं अकेली वहाँ नहीं रहना चाहती। रोज़ी ने जवाब दिया, कोई नौकर या मुलाजिमा रख लो। टाइगर ने कहा, नौकर मर्द होगा और मुझे मर्दों पर एतबार नहीं है। जहाँ तक मुलाजिमा का ताल्लुक है, तो मुलाजिमा का भी कोई ना कोई ताल्लुक किसी न किसी मर्द से बहरहाल होगा ही। रोज़ी रोस्कल ने जवाब दिया तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। तमाम दिन तुम मर्दों से मिलती रहती हो और इसके बावजूद ये बातें कर रही हो? टाइगर ने कहा, वो दूसरी बात है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मर्द रात को मेरी कोठी में रहे, चाहे वो चौकीदार ही क्यों ना हो। रोज़ी रोस्कल ने कहा, क्यों, वो तुम्हें क्या कहेगा? तुम अब कोई आम औरत तो हो नहीं। टाइगर ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे अंदर इस मामले में एक नफ्सियाती गिरा मौजूद है, और बस। रोज़ी ने जवाब दिया, तो फिर शादी कर लो। टाइगर ने कहा तो रोज़ी बेइख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, ऐसा हो सकता है, बशर्त ये कि मेरे मतलब का कोई मर्द मुझे मिल जाए तो। रोज़ी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, मसलन किस किस्म का मर्द? टाइगर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तरह का अक्खड़, संगदिल और सख्त मिजाज। रोज़ी ने फौरन ही जवाब दिया तो टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। अरे, मेरा ख्याल था कि तुम कहोगी इंतहाई फर्माबरदार ताबेदार किस्म का मर्द होना चाहिए। टाइगर ने कहा तो रोज़ी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। मुझे ताबेदार और फर्माबरदार किस्म के मर्दों से शदीद नफरत है। मुझे वो सिरे से मर्द ही नहीं लगते। रोज़ी ने जवाब दिया। हाँ, ठीक है, फिर तो जाहिर है तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। टाइगर ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? रोज़ी ने कहा, नहीं, सॉरी, मेरा शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आइंदा ऐसी बात ना करना। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। क्यों, वजह? रोज़ी ने कहा, मेरे उस्ताद ने चौंके शादी नहीं की, इसलिए मैं भी शादी नहीं कर सकता। टाइगर ने जवाब दिया तो रोज़ी बेख्तियार हंस पड़ी। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा उस्ताद शादी कर ले तो फिर तुम शादी कर लोगे? रोज़ी ने कहा, शायद, लेकिन ये बात पहले सुन लो कि अगर मुझे शादी करनी भी होती तो तुमसे बहरहाल नहीं करूंगा। टाइगर ने साफ और दो टूक लहजे में कहा तो रोज़ी के चेहरे पर यकलख्त गुस्से के तासुरात उभर आए। क्यों, क्या तुम मुझे गलत औरत समझते हो? रोज़ी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुम्हें सिरे से औरत ही नहीं समझता, बुरी या अच्छी तो बात की बात है। टाइगर ने जवाब दिया, वो क्यों, क्या मैं तुम्हें मर्द नजर आती हूँ? क्या कहना चाहते हो तुम? रोज़ी ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने कब कहा है कि तुम मर्द नजर आती हो? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर? रोज़ी ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम रॉस्कल हो और रॉस्कल से ना दोस्ती की जा सकती है और ना शादी। टाइगर ने जवाब दिया तो रोज़ी बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ रोज़ी ही बन सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। रोज़ी रॉस्कल ने इस बार बड़े लाड भरे लहजे में कहा। टाइगर ने यकलख्त कार के पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए और चलती हुई कार एक जोरदार झटके से रुक गई। क्या हुआ? रोज़ी ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, दरवाज़ा खोलो और नीचे उतर जाओ, और अब आइंदा अगर मुझे तुम्हारी शक्ल भी नजर आई तो गोली मार दूंगा। उतरो नीचे। टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या मतलब? क्यों? रोज़ी शायद ज़हनी तौर पर टाइगर की बात का मतलब ही ना समझ सकी थी, इसलिए बजाय गुस्सा आने के इसके लहजे में हैरत नुमाया थी। मैं ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इस लाड भरे अंदाज में बात करे। अगर इमरान साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर हुक्म ना दिया होता कि तुम्हें बर्दाश्त किया जाए तो मैं तुम्हें गोली मार देता, इसलिए तुम्हारी जान बच रही है। उतरो नीचे। टाइगर ने गुर्राते हुए कहा तो रोज़ी का चेहरा यकलख्त बदल गया। तुम मुझे कह रहे हो? मुझे? नॉनसेंस, मुझे कह रहे हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। रोज़ी ने गुस्से से चीखते हुए कहा तो टाइगर ने यकलख्त कार आगे बढ़ा दी। बस, तुम्हारा ये अंदाज फिर भी काबिल बर्दाश्त है। टाइगर ने कहा, तुम आखिर हो क्या भला? मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात ही नहीं आती। रोज़ी ने कहा, मेरा नाम टाइगर है, बस तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है। और ये सुन लो कि जब तक इमरान साहब का तुम्हें बर्दाश्त करने का हुक्म कायम रहेगा, तुम भी जिंदा रहोगी। जब ये हुक्म तब्दील होगा, इस वक्त तुम भी इस दुनिया में सांस नहीं ले सकोगी। टाइगर ने कहा,
मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे उस्ताद दोनों को गोली मार दूंगी, समझे? रोजी ने चीखते हुए कहा। जिस रोज तुमने ऐसा किया वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रोज होगा, टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने कार को सुपर क्लब के कंपाउंड गेट में मोड़ा और फिर वो इसे पार्किंग की तरफ ले गया। तुम चाहो तो टैक्सी में बैठकर वापस जा सकती हो, टाइगर ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। क्यों? मैं क्यों जाऊं? बल्कि तुम जा सकते हो। तुम्हारा क्या है? मैं खुद इस जॉनसन से जाकर बात कर लूंगी, वो मुझे जानता है, रोजी रॉस्कल ने भी नीचे उतरकर कहा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम जाओ, क्योंकि वो आसानी से जबान नहीं खुलेगा और मुझे इस पर तशद्दुद करना पड़ेगा और इस तरह तुम भी निशाना बन सकती हो, टाइगर ने कहा। मुझे किसी ने क्या निशाना बनाना है? मेरा नाम रोजी रॉस्कल है, रोजी रॉस्कल। तुम देखना कि मुझे देखते ही वो किस तरह सब कुछ उगल देगा, रोजी रॉस्कल ने अकड़े हुए लहजे में कहा और फिर तेजी से मेन गेट में दाखिल हो गई। टाइगर ने कंधे उचकाए और इसके पीछे मेन गेट की तरफ बढ़ गया। हॉल में दाखिल होकर वो सीधे काउंटर पर पहुंचे। जॉनसन मौजूद है दफ्तर में? रोजी रॉस्कल ने अखड़े हुए लहजे में काउंटरमैन से कहा। यस मैडम, क्या मैं इन्हें आपकी आमद की इत्तला दूं? काउंटरमैन ने कहा। देते रहो, आओ टाइगर, रोजी रॉस्कल ने बड़े बेनियाजे के लहजे में कहा और साइड राहदारी की तरफ मुड़ गई। टाइगर मुस्कुरा दिया और उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो जॉनसन के दफ्तर में दाखिल हो चुके थे। ओह ओह, आज तुम दोनों इकट्ठे फिर रहे हो, बहुत खूब, अच्छी बात है, जॉनसन ने उठकर खड़े होते हुए हंसकर कहा। जोड़ी की बात आइंदा मत करना जॉनसन, मैं इस किस्म की खराफात नहीं सुन सकता, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह ओह सॉरी, बहरहाल बैठो, कैसे आना हुआ? जॉनसन ने संजीदा होते हुए कहा। तुमने ब्लैटिक को मेरे पीछे लगाया था जॉनसन, और तुम्हारा ये ब्लैटिक खत्म हो चुका है, रोजी ने सर्द लहजे में कहा तो जॉनसन बेख्तियार उछल पड़ा। ओह वेरी स्ट्रेंज, इतना आसान शिकार तो ना था, बहरहाल ठीक है, ऐसा भी होता है, जॉनसन ने कहा। अब तुम बताओगे कि तुमने किस पार्टी के कहने पर ब्लैटिक को मेरे पीछे लगाया था, रोजी ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। सॉरी, ये मेरे असूल के खिलाफ है और तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, जॉनसन का लहजा यकलक सर्द हो गया। मेरी बात सुनो जॉनसन, मुझे मालूम है कि तुम ऐसे मामलात में नहीं उलझते जिनका ताल्लुक मुल्क की सलामती से हो, रोजी रॉस्कल के बोलने से पहले टाइगर ने कहा। हाँ, ये भी मेरा असूल है, जॉनसन ने जवाब दिया। लेकिन अब तुम ऐसा कर चुके हो, तुमने ब्लैटिक को इसलिए पीछे लगाया था कि वो रोजी से वो बैज हासिल कर सके जो इसने माही गिरोह से खरीदा था, लेकिन अब ये बैज रोजी रॉस्कल के हाथों से निकलकर एक ऐसे आदमी के पास पहुंच चुका है जिसका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है, और इस बैच का ताल्लुक जिस तंजीम पर्ल पायरेट से है, इसने हुकूमत पाकिस्तान के एक मंसूबे को तबाह कर दिया है, इसलिए हुकूमत की मुजरिम है। रोजी रॉस्कल तो ख्वामख्वाह दरमियान में कूद पड़ी थी, वरना अब इसका कोई ताल्लुक इस बैच से नहीं रहा, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने आप को इस चक्कर से बाहर निकाल लो, वरना जानते हो कि तुम्हारा ये होटल तुम समेत फना किया जा सकता है, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। जो कुछ भी है, बहरहाल मैं पार्टी का नाम नहीं बता सकता, ये मेरे असूल के खिलाफ है, अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं पार्टी को इनकार कर दूं कि मैं मजीद ये काम नहीं कर सकता, जॉनसन ने कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे इनकार करो, रोजी रॉस्कल ने यकलक चीखते हुए कहा, और दूसरे लम्हे इसका बाजू बिजली की तेजी से हरकत में आया और कमरा जॉनसन के हलक से निकलने वाली चीख से बेख्तियार गूंज उठा था। रोजी ने इसके चेहरे पर अपना पंजा बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह मारा था और जॉनसन ने चीखते हुए यकलख्त अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। इसी लम्हे रोजी का बाजू घुमा और जॉनसन कुर्सी समेत उलटकर दूसरी तरफ गिरा ही था कि रोजी ने छलांग लगाई और वो एक लम्हे के लिए मेज पर नजर आई। दूसरे लम्हे वो नीचे गिरकर उठते हुए जॉनसन के ऊपर जा गिरी और जॉनसन के हलक से यकलख्त एक और चीख निकली। इसके साथ ही रोजी के हलक से भी चीख निकली और वो उछलकर फर्श पर जा गिरी। इसके साथ ही जॉनसन भी यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया। टाइगर इत्मीनान से खड़ा था, इसे मालूम था कि कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए अंदर की आवाजें बाहर ना जा सकती थी। वो देखना चाहता था कि रोजी रॉस्कल क्या करती है। जॉनसन का चेहरा खराशों से भरा हुआ था और उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी और इनके चेहरों से खून के कतरे निकल रहे थे। इसकी आंखें भिंची हुई थीं। खड़े होते ही उसने तेजी से मेज की दराज खोलने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है भिंची हुई आंखों की वजह से वो तेजी से अमल ना कर पा रहा था। इसी लम्हे रोजी रॉस्कल यकलक किसी स्प्रिंग की तरह उछली और फिर इससे पहले कि जॉनसन संभलता, रोजी रॉस्कल का बाजू तेजी से घूमा और जॉनसन एक बार फिर चीखता हुआ कुर्सी से जा टकराया और फिर कुर्सी समेत वो रोजी रॉस्कल के कदमों में आ गिरा। रोजी रॉस्कल बिजली की सी तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन जॉनसन ने इसकी दोनों पंडलियां पकड़कर इसे खींच लिया और रोजी रॉस्कल एक बार फिर
उलटती हुई पुश्त के बल नीचे गिरी, लेकिन इस बार इसका सर उकुब में मौजूद शराब की बोतलों से भरे हुए लोहे के स्टैंड से इस अंदाज में टकराया कि वो नीचे गिरकर सिर्फ एक लम्हे के लिए तड़पी और साकित हो गई। फिर इससे पहले कि जॉनसन सीधा होता, टाइगर ने इसके सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुवत से मार दिया और जॉनसन चीखता हुआ औंधे मुंह नीचे गिरा ही था कि टाइगर की लात हरकत में आई और कनपटी पर पड़ने वाली जोरदार जर्ब ने जॉनसन को भी रोजी रोस्कल की तरह बेहोशी के आलम में पहुंचा दिया था। टाइगर तेजी से मुड़ा और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर वापस आकर उसने फर्श पर बेहोश पड़ी रोजी रोस्कल का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद रोजी रोस्कल के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो उसने हाथ हटा दिए और जॉनसन को घसीट कर उसने एक तरफ से उठाकर अपने कांधे पर लाद लिया। इसी में रोजी रोस्कल कसमसाती हुई होश में आ गई। जल्दी उठो रोजी, हमने फौरी यहाँ से निकलना है। टाइगर ने इंतहाई सर लहजे में कहा तो रोजी बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। मैं इसका खून पी जाऊंगी, मैं इसे गोली मार दूंगी, रोजी ने उठते ही अपनी आदत के मुताबिक चीखते हुए कहा। खामोशी से मेरे पीछे आओ, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा और फिर तेजी से वो उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चूंकि वो यहाँ अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए इसे मालूम था कि जॉनसन के आने जाने के लिए एक खुफिया रास्ता क्लब के उकबी समिति को भी निकलता है। इसने फैसला कर लिया था कि वो जॉनसन को उठाकर राना हाउस ले जाएगा और फिर इससे इत्मीनान से मालूमात हासिल करेगा। तुम्हें कार चलानी आती है? टाइगर ने अपने पीछे आने वाली रोजी ऑस्कल से कहा। हाँ, क्यों? और ये तुम इसे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? इसे यहाँ उतारो ताकि मैं इससे पार्टी का पूछूं, रोजी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ये चाबियां लो और पार्किंग से कार उकबी तरफ ले आओ। हम इसे राना हाउस ले जाते हैं और फिर वहाँ इत्मीनान से इससे पूछगछ करते हैं। यहाँ किसी भी वक्त इसका कोई आदमी आ सकता है, टाइगर ने कहा। ओह हाँ, ये ठीक है, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो, रोजी ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर इसे टाइगर के हाथ में मौजूद चाबियां झपटी और फिर इसकी साइड से होकर वो तेज दौड़ती हुई आगे बढ़ गई। टाइगर का दायां हाथ फारिग था, इसलिए इसने जेब से चाबियां आसानी से निकाल ली थीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।